मैं सतीश सिंह क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। इस समय आप प्रकाश के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ रहे हैं और आप इस समय एक ऐसा लेसन पढ़ रहे हैं जिससे 8 या 10 नंबर का 100% आना है। इसके पहले आप लोगों ने गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था और आज उसी का सेकंड पार्ट, ये भी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। तो इसके पहले अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र था और आज उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, यही गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो इसे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे कि उत्तल पृष्ठ क्या होता है। जिस तरीके से आप लोग उत्तल दर्पण बनाते थे उसी तरीके से आप लोगों को एक गोली उत्तल पृष्ठ भी बनाना है। तो अगर इस प्रकार का कोई पृष्ठ है जैसा कि हम फिगर में बना रहे हैं, तो इस प्रकार के पृष्ठ को हम लोग गोली उत्तल पृष्ठ कहते हैं, किसी भी माध्यम का है। और यही मान के चलते हैं कि ये कोई एक सघन माध्यम है। गोली उत्तल पृष्ठ का नाम रखते हैं SP, S' इस गोली उत्तल पृष्ठ का नाम है। और इसके बाईं ओर जो माध्यम है वो विरल है, इसका अपवर्तनांक N1 मानते हैं। और इसके दाईं तरफ जो माध्यम है ये एक सघन माध्यम है और इसके अपवर्तनांक को हम N2 मानते हैं। ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक सघन माध्यम है। ये इसके मुख्य अक्ष है और इसके मुख्य अक्ष पर एक हम बिंदु वस्तु O रखते हैं। इस बिंदु वस्तु O से एक प्रकाश की किरण चल करके इस गोली पृष्ठ पर टकराती है। अब इस प्रकाश की किरण का इस गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन होगा। आप इसके पहले वाला अवतल पृष्ठ वाला डेरिवेशन समझ लीजिए। तो बहुत सारी जो बेसिक बातें हमने वहाँ पे बताई थी वो सभी बेसिक बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस डेरिवेशन को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मान लेते हैं इस उत्तल गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, ये विरल है और ये सघन है, विरल से सघन में जाएगी तो इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा, ये अपने मार्ग से विचलित होगी। तो इसका विचलन कैसे होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अभिलंब खींचना पड़ेगा इसके विचलन को समझने के लिए। और जो गोली पृष्ठ होते हैं इनका अभिलंब सदैव वक्रता केंद्र से खींचा जाता है। ये वक्रता केंद्र है, इस बिंदु पर हमें इसका अपवर्तन करना है। तो वक्रता केंद्र को इस बिंदु से मिलाते हुए हमने रेखा खींच दिया है। तो ये रेखा इस पृष्ठ पर अभिलंब का काम करेगी और इसे हम कैपिटल N से नोट करेंगे। अभिलंब को नॉर्मल कहा जाता है, कैपिटल N इसको लिखा जाता है। अब रूल्स आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो जब ये इस SP S' को पार करेगी तो इधर अभिलंब ये है। तो ये प्रकाश किरण सीधी ना जा करके ये थोड़ा सा हल्का सा अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हम थोड़ा सा इसे अभिलंब की ओर ऐसे झुका लेते हैं। अभिलंब की ओर झुकते हुए ये प्रकाश किरण इस तरीके से निकलेगी और एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के सहारे ऐसे आगे बढ़ेगी। इमेज कैसे बनता है आप लोगों को मालूम होगा कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर इमेज बनता है। ये इसका रूल्स होता है। या फिर काटती हुई प्रतीत हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये प्रकाश की किरणें SP S' से अपवर्तित होंगी तो ये किरण और ये किरण, क्योंकि इन दोनों किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, तो आगे इन प्रकाश की किरणों के काटने के कोई चांस नहीं है। तो जब ये आगे नहीं काटेंगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रकाश किरणें पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी। तो जब इस प्रकाश की किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरण आ करके इसको इस बिंदु पर यहाँ पर काटती है, यहाँ पर ऐसे। तो बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है। मानते हैं कि ये बिंदु A है
और इस बिंदु ए से इसकी मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं और इसका नाम रखते हैं AM। आप इतना याद रखिए कि जो बिंदु ए है वो बिंदु पी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। इस वजह से जो बिंदु M है और जो बिंदु P है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होंगे, जैसा कि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। अगर ये P है तो ये M है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के निकट होंगे। और ये मानते हैं कि जो हमने यहाँ पे एक लंब परपेंडिकुलर जो ड्रा किया है, इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, इसको हम h मानते हैं। ये वस्तु है, इसकी ध्रुव से जो दूरी है, आप लोग इसके पहले वाले डेरिवेशन में समझ चुके थे कि किससे लिखा जाता है, इसको u से लिखेंगे। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी होती है उसको यहाँ पे v से लिखा जाता है, स्मॉल v से हमने यहाँ पे नोट कर दिया। और जो वक्रता केंद्र होता है, इसकी जो ध्रुव से दूरी होती है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस आप कर्वेचर कहते हैं, और इसको हमने यहाँ पे r से नोट कर लिया। साथ में आप चिन्ह परिपाटी को भी समझें। चिन्ह परिपाटी को अभी आप समझ लीजिए। अगर ये ध्रुव है तो ध्रुव के बाईं तरफ की जो दूरी होती है उसको हम लोग निगेटिव नापते हैं, और दाईं तरफ की जो दूरी होती है उसको हम पॉजिटिव नापते हैं। ऊपर की दूरी हम पॉजिटिव नापते हैं और नीचे की जो दूरी होती है उसको निगेटिव नापा जाता है। ये इसकी चिन्ह परिपाटी होती है। अब हम ये मानते हैं कि ये जो कोण है ये अल्फ़ा है, इसको हम बीटा मानते हैं, और ये अभिलंब वाली जो रेखा है ये मानते हैं कि यहाँ पे गामा कोण बनाती है। आप इतना समझिए कि बिंदु वस्तु O से जो चलने वाली प्रकाश की किरण होती है इसको कहा जाता है आपतित किरण। ये आपतित किरण कहलाती है। और आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको स्मॉल i से लिखेंगे। ये आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण स्मॉल i कहलाएगी। और जो प्रकाश की किरण ये चूँकि अपवर्तित हुई है, आपतित, और इस पृष्ठ से इसका अपवर्तन हुआ और इसी किरण को हमने पीछे बढ़ाया है, तो ये जो किरण है वो एक अपवर्तित किरण है। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको हम अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल कहा जाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। इसको r से लिखा जाता है, तो ये r रहेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। त्रिभुज OAC, एक बार आप फिगर में ध्यान से देख लें कि OAC कहाँ पे है। OAC ये एक ट्रायंगल हमको यहाँ पे लेना, लेकिन हम इसको अलग से बना देते हैं। O यहाँ पर है और इसके बाद C, ये O है और यहाँ पे C है, और ऊपर यहाँ पर एक बिंदु A है। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज ऐसे बनता है और ये रेखा इसको हम आगे ऐसे बढ़ाते हैं। बिंदु O के पास जो कोण है वो अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे। और C के पास जो कोण है वो गामा है, यहाँ पे हम गामा लिखते हैं। और A के बाहर जो OA रेखा है वो इस रेखा के साथ में जो कोण बनाती है वो I है। ये कोण I हम यहाँ पे नोट करेंगे, ऐसे I लिख लेते हैं। तो आप त्रिभुज में देखिए ध्यान से, अल्फ़ा त्रिभुज के भीतर है, गामा त्रिभुज के भीतर है। ये तो अंदर वाले कोण, इसलिए इनको अंतः कोण कहते हैं। और जो I है वो त्रिभुज के बाहर, इसलिए ये कहलाता है बहिष्कोण। और रूल्स ये होता है, ये प्रमेय कहती है त्रिभुजों की, कि जो बहिष्कोण होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो I होगा अल्फ़ा प्लस गामा के योग के बराबर होगा। तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं I इक्वल टू अल्फ़ा प्लस में गामा। इसके बाद एक दूसरा त्रिभुज है IAC। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। I यहाँ पे है, A यहाँ पे और C यहाँ पे। इस त्रिभुज को हम लेने जा रहे हैं। इसका आपको हम अलग से फिगर बना के दिखाते हैं। यहाँ पे I है, यहाँ पे C है और यहाँ पे ऐसे एक बिंदु A था। इसको हमने यहाँ पे ऐसे मिलाया और ये रेखा ऐसे आगे बढ़ जाएगी। सबसे पहले बिंदु I पर देखिए कि बीटा कोण बनना है, इसलिए यहाँ पर हम बीटा कोण बना लेते हैं। C पर अल्फ़ा कोण बनता है तो यहाँ पे हम अल्फ़ा कोण बना लेते हैं, गामा बना लेते हैं। और बाहर जो ये बनता है ये R है, यहाँ पे हम R बना लेते हैं। तो इस बार जो अंतः कोण है वो बीटा और गामा है और बहिष्कोण इसमें स्मॉल r है।
इसलिए जो बहिष्कोण होगा वो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी आर को बीटा और गामा के योग के बराबर करना है। तो त्रिभुज आई ए सी में हम जो बहिष्कोण आर है इसको बीटा और गामा के योग के बराबर कर देते हैं। इसके बाद डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि जहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन होगा वहाँ पे स्नेल का नियम जरूर लगेगा, तो हम यहाँ पे इस पृष्ठ एस पी एस डैश पर स्नेल का नियम अप्लाई करते हैं। स्नेल के नियम से किस पृष्ठ के लिए? एस पी एस डैश जो पृष्ठ है उस पर हम स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल लॉ कहता है कि n इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर। लेकिन n यहाँ पे जो अपवर्तनांक है वो कैसा है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, क्योंकि बाईं तरफ जो माध्यम है विरल है, अपवर्तनांक n1 है। दाईं तरफ जो माध्यम है वो सघन है, अपवर्तनांक n2 है। तो प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसलिए जो ये अपवर्तनांक होगा इसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का यानी 1n2 लिखेंगे। और चूंकि अपवर्तनांक n1 n2 अलग अलग है, इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 है, इसलिए n1 नीचे रहेगा। ये सारी बातें आपको इसके पहले जो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है वहाँ पे बहुत डीपली बताई गई हैं, इसलिए आप इस डेरिवेशन से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चूँकि पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो n1 है, उसको नीचे लिखेंगे, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे साइन आई और अपान में साइन आर लिख लेंगे। चूँकि इसके पहले बताया गया था फिगर में कि ए पी के बहुत निकट है और एम भी पी के बहुत पास में है, इसलिए जितने भी कोण यहाँ पे बनते हैं, चाहे अल्फा बीटा गामा हो या आई और आर हो, ये सब बहुत छोटे कोण हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे चूँकि आई तथा आर बहुत छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं। और फिजिक्स में या मैथ में जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जैसे आई बहुत छोटा कोण है, तो ये जो साइन आई है ये लगभग आई के बराबर होगा, साइन आर जो है वो लगभग आर के बराबर होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आई तथा आर बहुत छोटे कोण है, इसलिए साइन आई लगभग आई के बराबर होगा और साइन आर ये भी लगभग आर के बराबर होगा। यानी आई का रेडियन मान साइन आई के बराबर होगा, आर का रेडियन मान साइन आर के बराबर होगा। तो जहाँ पे साइन आई है वहाँ पे आई लिखेंगे, जहाँ साइन आर है वहाँ पे आर रख देते हैं। तो इस प्रकार से n2 अपान में n1 इक्वल टू आई अपान में आर बन जाएगा। अब इनका हम तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। n1 का आई में करेंगे तो बन जाएगा n1 आई इक्वल टू में n2 का जब r में मल्टीप्लाई करेंगे आप, n2 का जब r में करेंगे तो बन जाएगा n2r। तो यहाँ पे n2 और बन जाएगा r। इसके बाद i और r की जो वैल्यू हमने ये निकाली हैं, इन वैल्यूओं को i और r की जगह यहाँ पे रख लेते हैं। तो i की वैल्यू क्या निकली है आप सामने देख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा है, तो i की जगह अल्फ़ा प्लस गामा रखेंगे तो n1 अल्फ़ा प्लस में गामा और इक्वल टू में। इसके बाद n2 r की वैल्यू बीटा प्लस में गामा निकली है, तो इस r की जगह यहाँ पे हम बीटा प्लस में गामा लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा समीकरण, और इस समीकरण को आप ओपन कर दें, इस ब्रैकेट को आप यहाँ पे खोल दें। तो n1 का अल्फ़ा में गुणा होगा n1 अल्फ़ा, n1 का गामा में गुणा हो जाएगा n1 गामा, n2 का बीटा में हो जाएगा n2 बीटा, और इसके बाद n2 गामा इस तरीके से बनेगा। बीटा को हम अल्फ़ा के पास लेकर आते हैं, तो ये चूँकि प्लस की वैल्यू है, इधर जब बराबर के लाएंगे बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो माइनस का n2 बीटा बनेगा, और इसके पास में लिखते हैं n1 अल्फ़ा। इसके बाद n1 गामा को हम n2 गामा के पास लेकर जाते हैं, तो n2 गामा पहले लिख लेते हैं, और जब इस प्लस की राशि को
हम बराबर के इधर लेकर आएंगे, दाएं तरफ लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी और N1 गामा बन जाएगा। इसके बाद इधर हम N2 बीटा प्लस का निशान N1 अल्फ़ा लिखा रहने देते हैं और यहाँ से हम गामा को कॉमन करते हैं। जब गामा कॉमन हो जाएगा तो N2 माइनस N1 ये इतना बचेगा और इसे अब हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद कुछ त्रिभुज और हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा और गामा। ये जो कोण है जो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, एक बार इनको लेकर के अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे, बीटा की वैल्यू यहाँ पे और गामा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमें आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे जहाँ पे अल्फ़ा कोण बनता है। आप इसको फिगर में देखते रहिए। अल्फ़ा जो बनता है वो OAM, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें अल्फ़ा बनता OAM। तो इसी त्रिभुज को यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज OAM में, और समकोण त्रिभुज इसलिए tan अल्फ़ा लेंगे। लेकिन जो अल्फ़ा भी जो कोण है वो बहुत छोटा है, इसलिए tan अल्फ़ा लगभग अल्फ़ा के बराबर होगा। जैसे sin i के बराबर था, वैसे tan अल्फ़ा अल्फ़ा के लगभग बराबर होगा। और tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या बनेगा, लंब और अपान में आधार बनेगा। तो लंब कौन है, AM इसका लंब है, और आधार कौन है, OM इसका आधार बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AM अपान में OM। AM को ऐसे लिखा रहने देते हैं, और OM, क्योंकि OM दूरी हमें ज्ञात नहीं है कि OM की वैल्यू क्या है। हम ये जानते हैं कि OP की जो वैल्यू है वो U है, क्योंकि सारी दूरियां P से नापी जाती हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जो M है वो P के बहुत पास में है, इस वजह से OP जो दूरी है वो OM के लगभग बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे जहाँ OM लिखा है हम यहाँ पे OP लिख लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और AM चूँकि लंब की ऊंचाई है h से लिखेंगे, ऊपर की दूरी इसलिए पॉजिटिव रहेगी। और OP को आप एक बार देखिए, OP चूँकि वस्तु की दूरी है और ये ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी है, या ऐसा कहें कि प्रकाश किरण के चलने, प्रकाश किरण इधर जाती है और इस दूरी को हम नाप रहे हैं इधर विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस का U लिख लेते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा त्रिभुज है जहाँ पे बीटा बनता है उसका नाम IAM, ये त्रिभुज है, अभी हम फिगर में आपको दिखा रहे हैं। IAM, I यहाँ पे बनता, A यहाँ पे और M, ये एक त्रिभुज है। इसमें हम ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो tan बीटा, चूँकि बीटा भी बहुत छोटा कोण है इसलिए tan बीटा बीटा के इक्वल होगा। लंब AM और इसका जो आधार रहेगा वो IAM, त्रिभुज का जो आधार है वो IM रहेगा, इसलिए नीचे हम लिखेंगे IM। लेकिन चूँकि IM जो दूरी है वो IP के लगभग बराबर होगी, आप देख सकते हैं फिगर में। तो यहाँ पे IP लिख लेंगे और AM का मान h है। IP को आप देख लीजिए, I से लेकर जो P तक की दूरी है वो है प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि I प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से लिखते हैं। तो अब इसका चिन्ह क्या होगा, चूँकि प्रकाश की किरण जा रही है इस साइड में और दूरी नापेंगे हम विपरीत दिशा में, P से I की तरफ आएंगे। प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी निगेटिव होती है, या फिर आप ऐसा भी समझ लें कि बाएं तरफ की सारी दूरियां निगेटिव होती हैं और प्रतिबिंब बाएं तरफ बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव। और इसके बाद जो तीसरा त्रिभुज है वो CAM है, इसमें गामा कोण बनता है और ये भी समकोण त्रिभुज, इसलिए tan गामा लगभग गामा के बराबर होगा। लंब क्या रहेगा, AM और अपान में CM। AM तो AM रहेगा, लेकिन जो CM है लगभग CP के इक्वल है। इस तरीके से जो CP है C से लेकर P तक की दूरी, ये इस त्रिभुज की ये इस गोली पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या है। लेकिन चूंकि हम P से जब C की तरफ दूरी नापेंगे तो इधर चलेंगे, जो कि प्रकाश किरण के चलने की दिशा में नापी गई दूरी, इसलिए पॉजिटिव होगी। या फिर ऐसा कहें चूँकि ये दाईं तरफ की दूरी है इसलिए ये धनात्मक होगी, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का R रहेगा।
अब ये जो अल्फ़ा बीटा गामा के मान हैं इनको हम समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 में रखने पर इन मानों को समीकरण 1 में हम रखेंगे। समीकरण 1 आपको मालूम है, इधर आप देख सकते हैं समीकरण 1 क्या था। समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, आप इधर देखिए ध्यान से। इसको समीकरण 1 कहेंगे माइनस n2 बीटा। ये समीकरण 1 है माइनस n2 बीटा। तो माइनस n2 और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, h अपान माइनस का v है, h अपान माइनस v। इसके बाद प्लस आगे इसमें लिखा हुआ n1 अल्फ़ा, तो n1 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। n1 अल्फ़ा की वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं, ये अल्फ़ा की वैल्यू है h अपान माइनस का u इक्वल टू, आगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में गामा n2 माइनस n1, तो गामा की जगह गामा की वैल्यू रखेंगे। तो गामा की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, ये गामा की वैल्यू h अपान r है, यहाँ पे h अपान r रख लिया और n2 माइनस n1 ये इक्वेशन में प्राप्त हुआ। h सभी पदों में होने की वजह से कॉमन करके कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा n2 अपान में v, और ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, माइनस में n1 अपान में u इक्वल टू में h यहाँ से कट चुका है, इसलिए n2 माइनस n1 अपान में r, ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। और यही समीकरण गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यही सूत्र है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। लेकिन चाहे तो इसमें थोड़ा सा बदलाव और कर सकते हैं हम, यहाँ से बाएं तरफ से n1 को कॉमन करते हैं। तो जब n1 कॉमन करेंगे तो चूंकि इस पद में n1 नहीं लिखा है तो इस पद में n1 भाग में आ जाएगा, यानी n2 अपान n1 और अपान v माइनस में। चूँकि इस पद में n1 लिखा था इसलिए यहाँ से n1 हट जाएगा और 1 बचेगा अपान में u। इसके बाद यही काम यहाँ भी करते हैं, n2 माइनस n1 है, इन दोनों पदों से n1 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो इस पद में चूँकि n1 नहीं लिखा इसलिए इसमें बटे में हो जाएगा n2 अपान में n1, और यहाँ n1 से n1 कॉमन कर लोगे 1 बचेगा अपान में r आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में n1 होने की वजह से इसको कैंसिल कर देते हैं, बचेगा n2 अपान n1 अपान v माइनस में 1 अपान में u इक्वल टू n2 अपान में n1 माइनस का 1 अपान में r आ जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो n2 अपान n1 है, जो अपूर्णांक नीचे होता है वो सापेक्ष में होता है, यानी पहले माध्यम का अपूर्णांक सापेक्ष में है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपूर्णांक को अगर n कह दिया जाए तो फिर यहाँ पे हम n रख सकते हैं, इसलिए n अपान v माइनस में 1 अपान u इक्वल टू, इस n2 अपान n1 की जगह भी हम n यहाँ पे रखेंगे n माइनस 1 अपान में r। तो एक रूप इसका ये भी हमें मिलता है। अब ये दोनों ही रूप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो सूत्र हमें गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्राप्त हुआ था वही सूत्र हमें गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए भी प्राप्त होता है। तो इस डेरिवेशन के लिए आप लोगों के लिए ये नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि बहुत ही कम थ्योरी में और बहुत ही सरल तरीके से इनमें आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप इनको अपनी जो नोटबुक है, जो आप नोटबुक बनाए हैं परीक्षा के समय जिससे आप पढ़ेंगे, उसमें आप इनको नोट कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकेंगे, आपका समय बचेगा। और इस डेरिवेशन को आप ज़रूर तैयार करें। ये लेसन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 8 से 10 नंबर ये आपको देगा ही देगा। थैंक यू।